वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। चलिए सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। जल्दी से आ जाइए, जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, एक बार बताइएगा ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? The following sentences has been split into 4 segments. Identify the segment that contain an error. ठीक है, अब यहां पे आपको बताना है कि एरर कहां है इसमें। If she exercises daily, she would remain energetic and fit forever. ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आओ जल्दी जल्दी आओ। हाँ, क्या इसमें होगा एरर, बताइए जरा सा। If she exercises daily, she would remain एनर्जेटिक एंड फिट फॉर एवर। क्या लग रहा है? वेरी गुड मॉर्निंग, क्लियर है सब? हाँ, ओके। अब देखिए, जहां तक ये क्वेश्चन है बेटा, ये इफ क्लॉज का है। सेंटेंस इफ से शुरू हुआ है, ठीक है, और उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, इफ के साथ तो वर्ब का बेस फॉर्म ही आता है, लेकिन उसके बाद आगे में वुड नहीं आता है, वुड की जगह विल होगा। ठीक है, जैसे हम लोग सेंटेंस लेते हैं ना, इफ इट रेन्स आई विल नॉट कम। ठीक है, अगर बारिश हुई तो मैं नहीं आऊंगी, है ना? तो यहाँ क्या आई विल नॉट कम होता है, वुड तो नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे वुड की जगह क्या होगा? विल होगा। एरर आपका कहाँ पे चला गया? शी वुड, फर्स्ट वाला। यस, आंसर भी आपका सही है, बिल्कुल। चलो सेकंड में आ जाए, सेकंड में आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अ आउल इज अ बर्ड विच हैज वाइड आईज, asymmetrical ears and are found mostly in forest. बहुत आसान क्वेश्चन, जरा बताइए कहां एरर है। जल्दी देखिए और बताइए कहां एरर लग रहा है। बिल्कुल सही आंसर दिए। कहा कितना आसान आंसर है। अ आउल क्यों होगा भाई? ये आर्टिकल का क्वेश्चन है, तो अ आउल की जगह क्या करेंगे? एन आउल होगा, आर्टिकल चाहिए। 4 नंबर में एरर है, बिल्कुल सही जवाब, 4 नंबर में एरर है। हाँ ठीक है, चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द टीचर विल नेवर गिव यू पनिशमेंट इफ यू विल कम ऑन टाइम। ठीक है, देख रहे हो, फर्स्ट और थर्ड हमेशा मोस्टली ही आ रहा है, एक ही टॉपिक से आ रहा है। देखते जाइए और बताते जाइए। द टीचर विल नेवर गिव यू पनिशमेंट इफ यू विल कम ऑन टाइम। बताइए कहां पे एरर लग रहा है, पहले आप लोग ट्राई करिए, उसके बाद हम बताएंगे किस जगह पे एरर है, किस जगह पे एरर लग रहा है। हेलो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो जल्दी जल्दी से। शैल होगा, ओके, शी वुड होगा, बिल्कुल सही जवाब। हम लोग ने पढ़ा था इफ क्लॉज के साथ
कभी भी विल नहीं आता है बेटा, इतना ध्यान रखना। इफ आई कम आई विल मीट यू, है ना, ये बोलते हैं ना हम लोग। तो इफ क्लॉज के साथ कभी भी विल नहीं आता है। तो यहां पे क्या होगा, इफ यू कम ऑन टाइम द टीचर विल नेवर गिव यू पनिशमेंट। तो यहां पे इफ क्लॉज के साथ विल नहीं आता है, हम क्या बोलेंगे, नेवर यूज विल और शैल विथ इफ क्लॉज। ठीक है, जहां इफ क्लॉज रहेगा उसके साथ विल और शैल का यूज नहीं करें। हाँ, जैसा सब बच्चों ने जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। चलो आ जाओ, आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 4, with hard work, commitment and proper guidance, शिवराम has become a IPS ऑफिसर। बताओ क्या दे रहा है क्वेश्चन। देखिए फिर से आर्टिकल चैप्टर से क्वेश्चन आ गए आपके, फिर से। हाँ, सब सही जवाब दे रहे हैं, हम देख रहे हैं। फिर से यस, फिर से आर्टिकल चैप्टर से क्वेश्चन। देखो देखो, फिर से एक ही चैप्टर से कितना इंपॉर्टेंट हो गया भाई, दो दो क्वेश्चन आ गए। आईपीएस ऑफिसर नहीं, एन आईपीएस ऑफिसर होगा, जैसा कि आप लोग सब बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। और होगा 3rd नंबर। 3rd नंबर। हाँ, जिन बच्चों का लेट लग रहा है, मैसेज देर से पहुंच रहा है, वो तुरंत बैग जाकर के फिर से रिज्वाइन कर लेंगे, बैग जाकर के रिज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, बैग जाओ और फिर से ज्वाइन कर लो, फिर मैसेज टाइमली दिखेगा। हाँ बिल्कुल सही, सब जवाब दे रहे हैं, हम आगे बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, आ जाओ। आ गया हमारा कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन आ गया बेटा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोला जा रहा है। सभी लोग पहले एक बार ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, क्या बोल रहा है एक बार देख लेते हैं। अब ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन, रोमांटिक पोएट्री इज अ लिटरली मूवमेंट। यहां रोमांटिक पोएट्री की बात की जा रही है। रोमांटिक पोएट्री इज अ लिटरेरी मूवमेंट that emerged late in 18th century and continued to the mid of 19th century. लेट 18th century से शुरुआत हुई थी और मिड 19th century तक था वो। It is dashed by an emphasis of emotion, imagination and individualism. ठीक है, यानी कि ये it is dashed by characterized consisting, नहीं सॉरी, कैरेक्टराइजिंग आईएनजी लगा हुआ है, कैरेक्टराइजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स और कैरेक्टराइज्ड। क्या लग रहा है क्या होगा, आपको क्या लग रहा है इसमें क्या होगा, बताइए जल्दी से। रोमांटिक पोएट्री इज अ लिटरेरी मूवमेंट that emerged in 18th century and continued through the mid 19th century. It is dashed by, it is characterized by, ठीक है, इट इज कैरेक्ट, यस वेरी गुड, कैरेक्टराइज्ड होगा। क्यों होगा, हम तो अभी पास्ट की बात कर रहे हैं, तो यही सबसे अच्छा ऑप्शन लग रहा है। कैरेक्टराइजेस आईएनजी, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, कैरेक्टराइज्ड होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया, 2nd नंबर होगा। हाँ, सब बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल। आ जाए, आगे बढ़ जाए बेटा। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट देख लो, सेकंड। अब सेकंड हम पढ़ेंगे यहां से। रोमांटिक पोएट्स sought to express their innermost thought and feeling through their poetry. जो रोमांटिक पोएट्स होते थे वो पोएट्री के थ्रू क्या करते थे, अपने इनर इमोशन, अपने अंतरात्मा की बात, अंदर की बातों को बताते थे, ये बोला जा रहा है। often exploring dash such as love, beauty and morality, such as love, beauty and morality। तो यहां आपको बताना, often exploring dash, dash
लव ब्यूटी क्या है भाई? प्रॉब्लम है, कंसर्न है, थीम्स और आर्ग्यूमेंट है। किसके बारे में बात करते थे? वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ बताइए, किसके बारे में बात करते थे? ऑब्वियस है, लव ब्यूटी। ये क्या होगा बेटा? ये थीम होगा ना। आर्ग्यूमेंट हो सकता है? नहीं। प्रॉब्लम कंसर्न सब तो एक ही है। आर्ग्यूमेंट, प्रॉब्लम, कंसर्न, सबका मीनिंग तो एक ही जा रहा है, एक ही तो अलग है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। जो बच्चे सही जवाब दे रहे हैं हम देख रहे हैं, ठीक है। बोलो, हो गया? ये बहुत आसान था। आ जाओ, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। अब हम लोग कहां से चलेंगे? वन से, यहां से, ठीक है। वन ऑफ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ romantic poetry is its use of language and imaginary evoke of powerful emotions in the reader, ठीक है। यानी रोमांटिक पोएट्री जो लैंग्वेज होता है वो एक इमेजिनरी सिचुएशंस होता है, और जो कवि कहना चाहता है, पोएट जो कहना चाहता है, वो बहुत अच्छे से उतार पाता है, उनके रीडर समझ पाते हैं, ठीक है। मैनी रोमांटिक पोएट्स such as William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge dash the poetry should be written in the language of common people, ठीक है। क्या चाहते थे विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर? क्या चाहते थे? क्या? बिलीव्स, बिलीव्ड, विल बिलीव्ड, कुड बिलीव। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा पैसेज पास्ट के लिए बताया जा रहा है, और वो जो लोगों के लिए बताया जा रहा है पास्ट के ही हैं, तो हम क्या करें? वो सोच उनके हिसाब से बिलीव्ड, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर बिलीव्ड द पोएट्री शुड बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल, ठीक है, ताकि उन्हें समझने में आसानी हो। रेदर देन द लॉफ्टी फॉर्मल लैंग्वेज ऑफ द पास्ट, ठीक है। कुछ ऐसे कठिन शब्द या फॉर्मल लैंग्वेज जो पास्ट के होते हैं उनके अलावा कॉमन लैंग्वेज में लिखना। आ जाओ, आगे बढ़ते हैं बेटा। दे ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ नेचर एंड नेचुरल वर्ड इन देयर पोएट्री, यूजिंग इट एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड स्पिरिचुअल रिन्यूअल, ठीक है। वो अपने पोएट्री में नेचर और नेचुरल वर्ल्ड के बारे में भी बताते थे, और बहुत तरह का डिस्क्रिप्शन भी उनके में दिया गया है, क्लियर डिस्क्रिप्शन दिया गया है, विविड मतलब क्लियर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। डैश इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रोमन पोएट्री इज इट्स फोकस ऑन द इंडिविजुअल। अब क्या होगा? फार्दर तो होता है किस चीज के लिए? प्लेस के लिए, मतलब कि डिस्टेंस के लिए, हो ही नहीं सकता फार्दर। एडिशनल, अनदर, मोस्टली। अब देख लीजिए 8 नंबर में आपको क्या लग रहा है? 8 नंबर में क्या लग रहा है? डैश इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है। एक और बात बता रहा है उसमें, तो आपका अनदर ही तो होगा। एडिशनल तो होता कि पहले कुछ बता दिया उसके बाद, एडिशनल नहीं होगा। बिल्कुल, ठीक है। आगे बढ़ जाए बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। Roman poets believed that each person experienced the world was unique and valuable. हर पर्सन का अपना अलग इमोशन होता है, हर चीजों को फील करने का अपना अलग एक उनका बिलीव होता है, एक एक्सपीरियंस उनका अलग होता है, ठीक है। एंड सॉर्ट ऑफ कैप्चर दिस इंडिविजुअलिटी इन देयर राइटिंग। दे लेड अ ग्रेटर एम्फेसिस ऑन पर्सनल एक्सप्रेशंस एंड इंट्रोस्पेक्शन इन पोएट्री। इंट्रोस्पेक्शन मतलब आपका यानी कि आत्मचिंतन जो होता है, ठीक है, डिटेल्ड में। पोएट्री में वो क्या उतारते थे? इंट्रोस्पेक्शन मतलब थिंकिंग डीपली। ये वर्ड आया भी है बहुत बार, ठीक है। पोएट्री में बहुत डीप कोई चीज को कैसे थिंक किया जाता है उसको उतारा जाता है।
डैश अ रिजेक्शन ऑफ द ट्रेडिशनल पोएटिक फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट, ठीक है, और डैश अ रिजेक्शन, वेयर एज, देयर फोर, बट और एज वेल एज, बताइए क्या होगा। इनर इंट्रोस्पेक्शन होता है और रिजेक्शन होता है ट्रेडिशनल पोएटिक फॉर्म का और स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट का। देयर फोर तो रिजल्ट के लिए होता है, देयर फोर नहीं होगा, बट वेयर एज भी नहीं होगा, बट और एज वेल एज में कौन होगा, यानी एक बात बता रहा है और एज वेल एज होगा ना बेटा, एज वेल एज, जरा देखें, बच्चों ने बोल दिया एज वेल एज, हाँ देयर फोर नहीं होगा, कैसे देयर फोर होगा, देयर फोर तो हो ही नहीं सकता, देयर फोर तो कुछ बता रहा है फिर लास्ट में रिजल्ट निकला तब होगा। देखो ठीक, हाँ ठीक जवाब दे रहे हो सब, एक बार फिर से ध्यान देख लो, यानी पोएट्री की यहाँ पे बात की जा रही थी और उसके बारे में सब डिटेल इंफॉर्मेशन दिया गया था, कैसा होना चाहिए, ठीक है, बोलो, चलो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जा रहे हैं, नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो ध्यान से, कंसर्न का मीनिंग होता है, सिंसेंस कहाँ लिखा हुआ है बेटा कहीं पे, सिंसेंस तो नहीं, कंसर्न मतलब चिंतित, सोचने का विषय, बहुत अच्छा, इजी था, पैसेज इजी था, हाँ आज आज सही जवाब दे ही रहे हैं आप लोग, और इतना बहुत से लोगों में तो हम इंप्रूवमेंट देख रहे हैं, बहुत से लोग तो पहले एकदम इजी इजी पैसेज में बहुत गलत करते थे, ठीक है, और अब तो हम देख रहे हैं उन बहुत अच्छे तरीके से वो आंसर भी दे रहे हैं, वेरी गुड। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जा रहे हैं 10 नंबर, द ब्राइड हैड अ बिग विला इन कंपैरिजन टू द ब्राइड ग्रूम्स डैश विला, ठीक है, ब्राइड का जो था क्या है, बिग विला था, कंपैरिजन जब भी हम लोग करते हैं तो किसी कोई भी चीज बराबर है, बराबर से थोड़ी ना कर रहे हैं, बताओ कैसे कर रहे हैं, कि उसके पास बड़ा था एज कंपेयर टू स्मॉल, डिफरेंट, डिस्टिंक्ट, लार्ज, क्या होगा, बिग का उल्टा ही पूछ रहा है ना, मतलब आपको उल्टा देना है, या एंटोनिम नहीं बोल रहा है, लेकिन आपको तो उल्टा बताना ही होगा, हाँ बिल्कुल बताइए, स्कूल में ये वाला तो हम लोग पढ़े हैं ना, बिग का क्या होता है, बिग का तो हम लोग पढ़े ना, हाँ यस, स्मॉल होता है, चलो स्कूल से पढ़ा हुआ कुछ आया, स्कूल से पढ़ा हुआ कुछ तो आया भाई, ठीक है, चलो, द ब्राइड हैड अ बिग विला इन कंपैरिजन टू ब्राइड ग्रूम्स स्मॉल हाउस, ठीक है, उसका जो छोटा होता, ठीक है, लार्ज तो हो नहीं सकता है, लार्ज फिर कंपैरिजन क्यों करेंगे, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, सेम मीनिंग, ठीक है, चलो नेक्स्ट 7 नंबर, द प्रोफेसर डिड एन ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन, ठीक है, प्रोफेसर ने कैसा इवेल्युएशन किया बेटा, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है नॉट इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है, यानी पक्षपात के बिना, बिना पक्ष लिए, ऑब्जेक्टिव का सब्स्टिट्यूट बताना है इसमें, ऑब्जेक्टिव का सब्स्टिट्यूट, जल्दी बताइए,
अब हाँ, प्रिजुडाइज का मतलब हैविंग और शोइंग डिसलाइक। ठीक है, अब जरा देखें, बिल्कुल सही जवाब। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट प्रोफेसर डिड एन ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन। कैसा किया भाई? कोई पक्षपात, एकदम सीधा सपाट एकदम सटीक इवेल्युएशन किया है, अनबायस्ड है। ठीक है, अनबायस्ड होगा। ऑब्जेक्टिव का मीनिंग होता है नॉट इन्फ्लुएंस्ड। ठीक है, अनफेयर नहीं होगा, नहीं अनफेयर नहीं होगा। अनजस्ट मतलब जस्टिस से रिलेटेड, अनजस्ट मतलब जस्टिस से रिलेटेड। बात को समझिए। हाँ ठीक है, बात को समझिए कि ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है नॉट इन्फ्लुएंस्ड, तो इसका मतलब हुआ जो इन्फ्लुएंस्ड हो जाए वो बायस्ड हो जाएंगे फिर। ठीक है, अनबायस्ड है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 12, स्पेलिंग देखना है। अच्छा, पहले ऊपर देख लिया करो स्पेलिंग। इनकरेक्ट स्पेलिंग देखना है, उसमें करेक्ट जो है उसको बताना है। इट इज अ प्रिविलेज, प्रेविलेज लिख दिया यहां पे, इसी का तो स्पेलिंग गलत है। प्रेजेंट ऑल द कैंडिडेट्स फॉर ऑर्डिनेशन टू द बिशप्स ऑफ द डियोसिस। मतलब प्रिविलेज है जो कैंडिडेट्स जो प्रेजेंट है, जो मेन बिशप है उनके समक्ष जो प्रेजेंट है, उनका क्या है? प्रिविलेज है भाई, उनकी किस्मत है, अच्छी किस्मत है, ऑनर है। तो स्पेलिंग जो है बेटा, इसी का तो गलत है। कौन सा सही होगा? ये तो सही है, दोनों सही है। कौन सा होगा प्रिविलेज का? 3 और 4। थ्री और 4। हाँ, सब जवाब सही दे रहे हैं। बिट्टू है, अभिषेक है, अमन है, और कौन कौन है? ठीक है। हाँ, प्रिविलेज की स्पेलिंग क्या होती है? ये भी तो गलत है। यस, PRIVILEG। यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही जवाब दिए। चलो नेक्स्ट, 13 नंबर देखो। सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है आपको किसका? क्लोज एंड बिग को। प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम क्लोज एंड बिग फॉर देम टू ट्विंकल। क्लोज एंड बिग को किससे आप करेंगे सब्स्टिट्यूट? देखो तो। नहीं नहीं, अमन यूट्यूब में क्लास होगी बेटा। एक दिन तो वेदर बहुत खराब था, नहीं लिए थे, और लास्ट क्लास में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए नहीं लिए। आइए, कल आने वाला है बहुत अच्छा सेशन, हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल होगी क्लास। प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम क्लोज एंड बिग। क्लोज एंड बिग के लिए क्या होगा? एक चीज ध्यान देना, सुनो ध्यान से। प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम, ठीक है, ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया। यानी इसके बाद हमको एक वर्ब तो चाहिए, वर्ब तो है ही नहीं, तो इसका मतलब वेरी क्लोज एंड बिग में वर्ब नहीं लगा, ये ऐसे ही कट गया। ठीक है, और एक इज लिखा है, प्लैनेट्स की बात करा तो इज भी नहीं होगा, ये इन्हीं दोनों में 2 और 3 में होगा। देखो 1 और 3 को हमने एलिमिनेट कर दिया, 1 और 3 को मैंने एलिमिनेट कर दिया। अब आप बताइए, आर क्वाइट क्लोज एंड बिग, आर 2 क्लोज एंड बिग? बताइए 2 और 3। 2 और, यस वेरी गुड। ठीक है, ये होगा बेटा, ये आर 2 क्लोज एंड बिग। ठीक है, हाँ, प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम आर 2 क्लोज एंड बिग फॉर देम टू ट्विंकल, यानी इतने पास होते हैं कि वो चमकते हैं, है ना। यानी हम धरती में रह करके दूसरे प्लैनेट्स को भी चमकते हुए देख सकते, जो तारों की तरह चमकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। जरूरी नहीं हर स्टार स्टार ही हो, वो कोई प्लैनेट्स भी हो सकता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट,
कॉनोटेशन ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, जो फिट हो उसको बताइए। क्या होगा इसमें? राजू इज सच अ डैश ऑलवेज प्रेइंग इनटू अदर पीपल्स बिजनेस। मीनिंग बताइए इसका क्या होगा, यहां पे कौन सा जाएगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। अब यहां पे आप ये मत सोचिएगा कि एरर है। प्रेइंग मतलब होता है दखल देना, ठीक है, प्रेइंग मतलब होता है दखल देना। प्रेइंग मतलब होता है दखल देना, ठीक है बेटा, देख लो, ठीक है। नोजी मतलब होता है बेटा बिजी, बिजी बोलेंगे, नोजी मतलब हुआ बिजी। आप इनक्यूजिटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है, प्रेइंग भी हो सकता है इसका। ठीक है, बिजी या इनक्यूजिटिव, हमेशा उसको लगेगा कुछ पूछना है ना। इनक्यूजिटिव। टिकी का मतलब होता है बोल्ड, लेकिन किस तरह में? रूड टाइप का, थोड़ा रूड, बोल्ड, यानी बोल्ड यानी अच्छे सेंस में बोल्ड नहीं, उसको चिकी बोलते हैं। पर्की मतलब बेटा होता है हैप्पी एंड एनर्जेटिक, ठीक है, हैप्पी एंड एनर्जेटिक, पर्की। हो गया। और स्टिंगी मतलब हम लोग जानते हैं कंजूस, निगर्डली जिसको बोला जाता है, माइजरली या निगार्डली हम लोग करवाए थे। अब बताइए, राजू इज सच अ डैश ऑलवेज प्रेइंग इनटू अदर पीपल्स बिजनेस, कौन सा होगा? 1 2 3 4, 14 का, 14 का कौन सा होगा? यस, बिल्कुल सही, यही तो जा रहा है, नोजी। नोजी मतलब क्या हो गया? जो बिजी रहता है, इंक्यूजिटिव रहता है, प्रेइंग रहता है, ठीक है। क्या कर रहे हो, ये क्यों है, ऐसा क्यों है, हर समय क्या करेगा? इंटरफियरेंस रहेगा उसका, अपने काम से मतलब नहीं रखने वाला। नोजी, नाक, नोजी ऐसे याद रखो ना, जो नाक अड़ाना, बीच में नाक ले आना, ठीक है, बोलते ना हिंदी में, अब तुम अपना नाक मत घुसेड़ो इसमें, यानी यू आर नोजी, नोज, नोजी। हाँ, ऐसे ही याद कर लेंगे, ठीक है ना, नोज से नोजी, जो दखल देता है। इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, अच्छा, बहुत अच्छा है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, कौन सा फिट होगा उसको बताना। अच्छा ठीक है, यानी ये 4 इडियम्स और फ्रेजेस दिए हैं, आपके लिए कौन सा फिट होगा? लास्ट ईयर आर्ट क्रिटिक्स प्रेज्ड अनिमेश एज इफ वर अ मास्टर, इफ ही वर अ मास्टर, बट ही टर्न आउट टू बी अ प्लेजर फॉर अ शॉर्ट टाइम, ठीक है। लास्ट ईयर जो क्रिटिक्स थे उन्होंने अनिमेश की बहुत तारीफ की, ठीक है, कि जैसे कि मान लो वो कोई एकदम मास्टर ही हो, बहुत बड़ा तीसमार खान ही हो एकदम, लेकिन कुछ समय बाद इट टर्न आउट टू बी अ प्लेजर फॉर द शॉर्ट टाइम। अब प्लेजर फॉर द शॉर्ट टाइम्स का मतलब होता क्या है? मतलब खुशी मिल रहा है लेकिन थोड़े समय के लिए, तो कौन सा इडियम्स इसमें अच्छा लगेगा? ठीक है, अ हाउस ऑफ कार्ड्स, अ बुल इन चाइना, अ डिश फिट फॉर गॉड्स, 9 days वंडर, ठीक है। हाउस ऑफ कार्ड्स का मतलब होता है इनसिक्योर सिचुएशन, लिख दूं मैं यहां पे? ठीक है, अ बुल इन चाइना शॉप का मतलब हो गया क्लमजी पर्सन, ठीक है, क्लमजी पर्सन। बुल इन चाइना शॉप का मतलब होता है, ऐसे याद रखना, चाइना यानी चीनी मिट्टी का बर्तन मिलता है ना, ठीक है, चाइना, तो चाइना शॉप में क्या मिल रहा है? चीनी मिट्टी का बर्तन मिल रहा है ना। वो क्या होते हैं, गिरेगा तो टूट जाएगा, उसमें बुल घुस जाए तो क्या होगा बेटा? सब तोड़ फोड़ देगा, यानी हर समय क्लमजी जैसा स्थिति,
अ बुल इन चाइना शॉप। ठीक है, कोई छोटा बच्चा जब हमारे रूम में घुस जाता है तो क्या होता है? अच्छा फनी दिया एग्जाम्पल। हाँ वही एक ही बात हुआ ना बेटा, वही तो हुआ। सुनो, जैसे मान लो कोई छोटा बच्चा अगर तुम्हारे रूम में घुस जाता है, वो घुसता है ना, ये क्या है, ये क्यों है, इससे क्या किया जाता है, ये क्यों यहाँ रखा है, और हर चीज को छुएगा वो। ऐसा लगेगा दैट मीन्स दिस बॉय इज जस्ट लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप। भाई ये तो एकदम मेरा रूम को इधर उधर कर देगा। फिश फिट्स फॉर गॉड का मतलब क्या हुआ? देखो, जब हम लोग भोग बनाने के लिए, भगवान जी को कुछ चढ़ाने के लिए कुछ भी बनाते हैं, तो वो क्या रहता है, वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, पायस होता है, पवित्र होता है ना, बहुत अच्छे क्वालिटी का होता है। ठीक है, हर चीज अच्छा लेकर के आते हैं ना गॉड को चढ़ाने के लिए, यानी बहुत अच्छी क्वालिटी का होना। अ डिश फिट फॉर गॉड्स का मतलब कोई भी चीज जो हो वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, समथिंग दैट इज ऑफ हाई क्वालिटी। और लास्ट है 9 डेज वंडर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मतलब क्या हुआ, क्या मतलब हुआ भाई? ये तो कुछ दिन का बात है, यही तो हो जाएगा फोर्थ, अनडाउटेडली फोर्थ नंबर। सब बोल रहे हैं यस। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चलो आगे बढ़ जाए। 4 इडियम्स आपको याद हो गया। ब्रेड एंड बटर, फिर से इडियम्स आ गया। देखो एक और इडियम देख लिया, कितना इंपॉर्टेंट पोर्शन है आप लोग के लिए। हम एक इडियम्स ऑफ फ्रेजेस का भी एक सेशन लेकर के आएंगे, प्रैक्टिस सेशन। बैच खुशी कुमारी, बैच में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया तो बेटा कॉल करके पूछ लो, केडी लाइव पे नंबर दिया रहेगा। ब्रेड एंड बटर का मतलब ऐसे होता है रोजी रोटी, है ना, रोजी रोटी होता है, रोजी रोटी होता है। क्या मतलब? एन एक्टिविटी यू डू फॉर डिटर्मिनेशन, एन एक्टिविटी यू डू टू इंप्रूव योर ऑर्डिनरी culinary स्किल्स। ठीक है, नहीं ठीक है, culinary स्किल्स मतलब क्या होता है, खाने पीने से रिलेटेड होता है। ठीक है, और आपका culinary आइटम्स होते हैं, बर्तन वगैरह नहीं होते हैं उसके, वो उसके स्किल्स। एन एक्टिविटी यू डू टू गेट हेल्प अदर्स, और एन एक्टिविटी यू डू टू गेट मनी फॉर बेसिक नीड। तो यही ना होगा बेटा, ब्रेड एंड बटर, वी ऑल आर वर्किंग फॉर ब्रेड एंड बटर, यही ना बोलते हैं। वो कैब का फाइल नहीं खुल रहा है, अच्छा ठीक है, तो एक बार बात कर लेना। कभी कदार होता है नहीं खुलता है, फिर थोड़ी देर बाद खुलने लगता है, हो सकता है नेटवर्क कुछ इशू हो। आ जाओ नेक्स्ट। एप्रोप्रिएट वर्ड बताना है। क्या है? ऑल्दो आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, आई एम डिटरमाइंड टू फिनिश it all by the end of the day so that I can enjoy my weekend, not having any imminent due dates। मतलब हम अपना वीकेंड, हम अपना सब काम पहले ही कर लेना चाहते हैं ताकि हम वीकेंड को पूरी तरह से एंजॉय कर सके, है ना, पूरी तरह से एंजॉय कर सके। और आगे लिखा है नॉट हैविंग एनी इमिनेंट ड्यू डेट्स, मतलब कुछ काम बचे भी ना मेरे पास। उसके लिए कौन सा अच्छा लग रहा है इसमें? 1 2 3 4 बताइए तो कौन सा अच्छा लग रहा है? 17 का। सेवनटीन का कौन सा अच्छा लग रहा है? विथ नो पेंडिंग रिजर्वेशंस, without any looming deadlines, not leaving any work incomplete, not with any pressure of due date। बिल्कुल होगा यहाँ पे विदाउट एनी लूमिंग डेडलाइन, यानी हम अपना काम सब फिनिश करना चाहते हैं पहले ही से, ताकि कोई डेडलाइन ना बचे भाई इतने तक कंप्लीट करना है।
है ना। लूमिंग डेडलाइन हमें नहीं चाहिए कोई भी, ठीक है। इनकम्प्लीट नहीं, वो तो बोल रहा है हम करेंगे बिना डेडलाइन के, पहले ही कर लेंगे, पहले ही कर लेंगे। समझ में आया? 17 का 2 होगा बेटा, 17 का 2। कॉल की थी पर कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। अच्छा, ठीक है। खुशी अपना नंबर शेयर कर दो, अपना नंबर शेयर कर दो एक बार, हम बोल देते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर हो गया, यानी अपना वीकेंड पूरी तरह से एंजॉय करना चाहता है, कोई ड्यू डेट्स मतलब नहीं मिले उसको, यानी कोई डेडलाइन, ठीक है। हाँ, खुशी अपना नंबर शेयर कर दो। चलो आ जाओ नेक्स्ट। एंटोनिम बताना है, हर वॉइस सॉफ्ट एंड डैश फ्लोट एफर्टलेसली थ्रू द रूम। एंटोनिम बताना है भाई, उल्टा किसका? श्रिल का। बेटा श्रिल का मतलब होता है हाई एंड अनप्लीजेंट। हाई एंड अनप्लीजेंट, अब हमने बता दिया हाई एंड अनप्लीजेंट, उसका आप बताइए मेलो, रॉकी। पियर्सिंग मतलब तो होता है हम लोग ईयर पियर्सिंग करवाते हैं ना, है ना, छेद करवाना। नोज पियर्सिंग करवाते हैं, वो तो छेद होता है, छेद। और नेजल मतलब नाक से, नाक, नासिका, आप बोल दो। नेजल मतलब नासिका, ठीक है। रॉकी मतलब होता है कर्कश, कैकोफनी जो बोलते हैं, कर्कश, हो गया। मेलो मतलब बेटा होता है मधुर, मेलोडी से मेलो याद रखना, मधुर, मेलोडी, हो गया। अब बताइए 1 2 3 4, 1 2 3 4। जल्दी से, यस वेरी गुड, बोल तो दिया सभी बच्चों ने भाई। हाई एंड अनप्लीजेंट का क्या होगा? मेलो होगा ना, ठीक है। एंटोनिम पूछ रहा था, बिल्कुल सही। आ जाओ नेक्स्ट, 19 नंबर। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है, किसका इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड? स्पेलिंग देखो जल्दी से, जल्दी से देखो। हाँ अच्छा, एक सेकेंड, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बेटा, हम बोल देंगे, है ना, आपको कॉल आ जाएगा हो सकता है। हाँ, किसका है? बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, मेंटेन। यही तो गलत है, MAIN होता है ना, यहाँ पे MAIN, TAIN, मेंटेन। यस, हो गया। चलो 20, अंडरलाइन करना है, अगर कोई है नहीं है तो नो सब्स्टिट्यूशन कर दो। देखो तो क्या होगा। He asked his father when would come the next letter। भाई एरर तो इसमें है, तो नो सब्स्टिट्यूशन तो ऐसा ही नहीं होगा। when बीच में जब आता है तो वो क्वेश्चन का काम नहीं करता है, तब वो कनेक्टर बन गया, वो रिलेटिव, रिलेट कर रहा है इस वर्ड को इससे, इस सेंटेंस को इससे, ठीक है। ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो बीच में आया तो क्वेश्चन नहीं करेगा। तो व्हेन के बाद वुड क्यों आ जाएगा? क्वेश्चन जैसा स्ट्रक्चर बना दिया। क्या होगा व्हेन के बाद? कौन सा होगा? व्हेन वुड द नेक्स्ट लेटर कम, व्हेन द नेक्स्ट लेटर वुड कम, व्हेन कम द नेक्स्ट लेटर। बताइए, जल्दी बताइए। 20 का 1 2 3 4, मेलोडियस से मेलो, यस। 20 का 1, यस वेरी गुड। क्या होगा? वुड द नेक्स्ट लेटर कम? नहीं होगा, क्योंकि व्हेन के बाद फिर वुड लगाएंगे तो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर,
व्हेन द नेक्स्ट लेटर वुड कम। ठीक है, 20 का 3। सभी बच्चों ने सही जवाब दिया। सब बच्चों ने सही जवाब दिया है। वुड लेटर कम। नहीं, नहीं होगा बेटा, ये वाला नहीं होगा। वुड क्यों होगा? व्हेन के बाद अगर आप वुड लगा देते हैं तो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अमन, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बन जाएगा, इतना ध्यान रखना। ठीक है, और जब भी WH फैमिली किसी भी सेंटेंस में बीच में आता है तो वो कनेक्टर का काम करता है, क्वेश्चन नहीं बनाता है ना। तो जब क्वेश्चन नहीं बना रहा है तो हम यहाँ पे क्वेश्चन क्यों का स्ट्रक्चर क्यों लगाएंगे? वुड अगर पहले लगा देंगे तो क्वेश्चन होगा। समझ में आया? तो व्हेन द नेक्स्ट लेटर वुड कम होगा। बोलो, इतनी बात समझ में आई? अमन बोलो, क्लियर बताओ, क्लियर लिखो। 21 कॉमिकल का एंटोनिम बताना है। कॉमिकल कॉमेडी जैसा नहीं लग रहा है? कॉमिकल कॉमेडी जैसा एंटोनिम उल्टा क्या होगा बताओ? उल्टा क्या होगा? रेमेडियल, ट्रेजिक, रेबेलियस और फार्सिकल। फैसिकल जिसको बोला जाता है, आर तो साइलेंट होता है। फैसिकल, ठीक है। फैसिकल मतलब बेटा होता है बेतुका। फैसिकल बेतुका होता है, जिसको रेडिक्यूलस कॉमेडिक बोला जाता है। आजकल कॉमेडी के नाम में कुछ फैसिकल कॉमेडी भी होते हैं, फैसिकल चीजें भी परोसी जाती है। रेबेलियस का मतलब तो आपका हो गया बेटा जो बागी होता है, ऑब्स्टिनेट, हीट, जिद्दी। ठीक है, थोड़ा जिद्दी टाइप का रेबेलियस है ना, हमेशा क्या रहेगा? बागी, जो हिंदी में उसको बोलते हैं बागी, खिलाफ रहेगा हमेशा। ट्रेजिक ट्रेजेडी से रिलेटेड है, और रेमेडियल मतलब तो बेटा उपचार होता है, उपचार। बताओ एंटोनिम बताओ कॉमिकल का। हाँ बिल्कुल सही, कॉमिकल का होगा ट्रेजिक। ठीक है, ट्रेजिक ट्रेजेडी, कॉमिकल कॉमेडी, ऐसे याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट 22 आ जाइए। एंटोनिम बताना है स्केप्टिक का, हम लोग ने किया है। देखो कितनी बार रिपीट हुआ है ये स्केप्टिक। स्केप्टिक मतलब होता है शकी, डाउटफुल। शकी, ठीक है। और आपका इनफिडल का मतलब तो होता है आपका, जैसे इसको एक सिनोनिम्स भी होता है पेगन, मतलब रिलीजियस बिलीफ नहीं होता है उसको। ठीक है, पेगन मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको रिलीजियस बिलीफ नहीं होता है। क्लियर हुआ? रिलीजियस बिलीफ नहीं रहेगा। लिखना हो तो लिख लीजिए, नो रिलीजियस बिलीफ। विश्वास नहीं करता है। केयरफुल बिलीवर, अथीस्ट, जो विश्वास करता है। आस्तिक, सॉरी नास्तिक। ठीक है, नास्तिक तो भरोसा ही नहीं करता है और उसको रिलीजियस बिलीफ नहीं होता। अब बताओ बेटा, डाउटफुल का क्या होगा? तुम्हारे ऊपर कोई डाउट कर रहा है तो ऑब्वियस उसका आंसर यस, वेरी गुड, बिलीव होगा। हाँ, बच्चे लोग क्लियर भी लिख के भेज रहे हैं, यस वेरी गुड, समझ में आ गया ना। हाँ, हर्ड होगा, बिल्कुल सही, बिलीवर होगा। 23 में आ जाते हैं। सब्स्टिट्यूट बताना है। इफ यू डू हार्ड वर्क यू विल हैव द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। एक्सपेक्टेड की जगह कुछ और अच्छा हो तो ये बताओ, कोई और अच्छा है तो बैड तो नहीं होगा, ऐसे ही कट गया। रिक्वायर्ड, डिजायर्ड और गुड, तीनों में ज्यादा अच्छा कौन होगा? 23 में मेहनत करोगे तो जो चाहोगे वो मिलेगा। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। डिजायर्ड, जो मन करेगा वो मिलेगा।
रिक्वायर्ड क्या होता है भाई? बिल्कुल। फासिकल नहीं होगा। फासिकल क्यों होगा उसका आंसर? ठीक है, फासिकल का मतलब तो रिडिक्यूलस होता है, बेतुका होता है। ठीक है, तो फासिकल क्यों होगा? उससे अच्छा तो दिया हुआ है ना ट्रेजिक। आ जाओ, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, एंटोनिम। देखो कैसे पूछा है क्वेश्चन का, जरा सेंस देखो। इसीलिए ना बोला जाता है प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ना क्वेश्चन तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसका पैटर्न इतना चेंज कर देता है ना कि हमें उसको समझने में टाइम लग जाता है, हमारा टाइम उसमें वेस्ट हो जा रहा है। क्वेश्चन हो गया क्विक, 10 सेकंड के अंदर, और पढ़ रहे हैं तो 1 मिनट तक हम उसको पढ़ते जा रहे हैं। अच्छा ये पूछ रहा था, ओ। इसीलिए प्रैक्टिस सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जानते हो। ये टाइम बचाता है, हम समझ जाते हैं अच्छा किस तरह के क्वेश्चन हमारे सामने। क्वेश्चन देखो, यहां पे हमको इग्नोर वर्ड का एंटोनिम देना है। पूरा सेंटेंस तुम पढ़ोगे, जिसमें तुमको इग्नोर का एंटोनिम दिख जाए उल्टा, उसको टिक लगा देना। अवॉइड फूड विच मेक यू सिक, पहला वाक्य ऐसा है। अवॉइड का मतलब भी इग्नोर होता है, तो ये तो नहीं होगा। He did not succeed in gaining custody his daughter, है ना। अब यहां पे गेनिंग का इग्नोर भी नहीं हो सकता, ये भी कट गया। टू कीप अ टाइडी किचन, डू नॉट नेग्लेक्ट वॉशिंग योर डिशेस। अगर किचन को साफ सुथरा रखना है तो बर्तन वगैरह धो धा के रखो, सफाई करके रखो। ठीक है, नेग्लेक्ट मत करो बर्तन धोने को। नेग्लेक्ट और इग्नोर तो सिनोनिम्स हो गए, ये भी नहीं हुआ, एक ही बचा, यही ना होना चाहिए। और पढ़ भी लेते हैं। रितिका रिकॉग्नाइज कविता इन द गैदरिंग। रितिका ने कविता को रिकॉग्नाइज कर लिया, पहचान लिया, जहां उन लोग मिली थी, गैदरिंग में, कोई पार्टी वगैरह में। ऑब्वियस है, इग्नोर का उल्टा क्या होगा? रिकॉग्नाइज। यस, बिल्कुल सही, 24। बोलो बेटा, समझ में आया? हाँ समझ में आ गया, बिल्कुल सही। आ जाओ लास्ट, 25। 25 भी आपका है एंटोनिम। अंडरलाइन वर्ड का बताना है। बिट्रेल मतलब क्या होता है? धोखा देना, डिसीव, चीट। धोखा, डिसीव, डिफेन तो नीचा दिखाना हुआ, बहुत दूर का सिनोनिम्स होगा, पहले तो चीट ही होगा आपका, ज्यादा अच्छा। बिट्रेल मतलब होता है धोखा देना, टू चीट, टू चीट। चीट का उल्टा बताना है आपको। नेस्टी, लॉयल्टी, पेरिलस और इनफेडिलिटी। अभी हम लोग इनफेडिल को पढ़े थे, इनफेडिल को पढ़े थे जो पेगन होते हैं, जिनको रिलीजियस बिलीफ नहीं होता है, उसी का एग्जेक्टिव फॉर्म दे दिया है। नेस्टी मतलब बता होता है गंदा, गंदा, नेस्टी मतलब। अब पेरिलस का मतलब होता है खतरनाक, डेंजर, डेंजरस, खतरनाक। अब एज अ पनिशमेंट फॉर हिज betrayal to his country, the spy who scold secret was sent to prison। यानी उसको भेज दिया गया कहां? जेल में। क्यों? क्योंकि वो अपने देश के साथ गद्दारी कर रहा था। अभी एक यूट्यूबर पकड़ाई ना, जो देश के साथ गद्दारी, पता कैसे कैसे नालायक लोग होते हैं, जिस देश का नमक खा रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, उसी के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ठीक है, इन्हें तो एकदम बीच रोड में खड़ा करके गोली मार देना चाहिए। ठीक है, ऐसा पनिशमेंट देना चाहिए कि लोगों का रूह कांप जाए, सोच भी ना सके, तब जाकर के कुछ होगा, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है, केस चलता रहेगा, ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए। तो बिट्रेल, धोखा देने का उल्टा क्या होता है? लॉयल्टी। लॉयल्टी तो होता है कि हम लॉयल है किसके, किसी के प्रति, वफादार, वफादार, लॉयल्टी, बिल्कुल सही, सब जवाब दे रहे हैं, लॉयल्टी। प्रेपोजिशन याद नहीं हो रहा है? अभी तो प्रेपोजिशन का एक और अच्छा सेशन भी चल रहा है।
यूट्यूब में। और याद क्या करना है, वो तो प्रैक्टिस किया जाता है बेटा, प्रैक्टिस करना है, रट्टा नहीं मारना है कुछ, ठीक है। वो भी हो जाएगा, करवाएंगे धीरे धीरे, है ना। और जिन बच्चों को प्रॉब्लम है, ग्रामर कंप्लीट नहीं हुआ है, या CHSL MTS आपका CGL का तैयारी कर रहे हैं और ग्रामर उनको अच्छे से पढ़ना, तो नया बैच आ रहा है आपका 26 से। जो इंटरेस्टेड हो और भी लोगों को शेयर कर दीजिएगा। 26 से मेरा ग्रामर का एक बैच लॉन्च हो रहा है, जिसमें हम हिंदी मीडियम बच्चे या बच्चे जो 10th तक पास करके 11-12 पढ़ रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से डिटेल्ड में ग्रामर पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो बेटा, आज के लिए बस इतना ही, है ना। आज तो आपका हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, आई होप, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे एवरीवन। जय श्री राम, राधे राधे।